हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, दुनिया में नंबर 1 कौन है और भारत का स्थान क्या है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई उसकी पहली महिला डीजी बनी है कौन, नौका है IASV त्रिवेणी, तो उससे समुद्र प्रदक्षिण अभियान हुआ है, वो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक कानून पारित हुआ है जो राष्ट्रीय गान है उसको लेकर, और भी कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये वीडियो दिखा देना चाहता हूं, और ये देख रहे हैं आप, ये ग्रुप डी एग्जामिनेशन हुआ था फर्स्ट डे यानी 1 अगस्त को। तो फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू मैंने किया था खुद ही जाकर सेंटर पर आप सबके लिए। तो ये पता चला कि जो 20 क्वेश्चन है ना जो जीएस वाले, उसमें से 19 से 20 अलग अलग शिफ्ट में क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से ही आ रहे हैं, और ये सब 2026 के ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन 2025 के पूछे जा रहे हैं, 2026 के ही ज्यादा है। और जिन लोगों ने वो हाफ ईयरली करंट अफेयर्स मैराथन देखा ना यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज पर, उन सब के बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहे हैं। तो ये शानदार तमाम स्टूडेंट्स ने ही बताया था, और इसके जरिए जो इस बार भी करंट अफेयर्स शानदार हुआ है ग्रुप डी में। देखिए, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, एसएससी हो, और ये रेलवे, हर जगह करंट अफेयर्स के हमारे क्वेश्चंस खूब टकराते हैं, और पूरा सबूत के साथ, दावे के साथ मैं आपको बताता हूं हर बार, और इस बार भी है। तो अगर आप भी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो मैराथन वीडियो जरूर देखिएगा, यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज पर अवेलेबल है, हाफ ईयरली 2026 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं, और ये तो ISPSS वाला है। तो ये रहा क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ये है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2026 में पहले स्थान पर कौन सा देश है। आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा एस्टोनिया। तो एस्टोनिया जो है ना, उसने 74.79 के स्कोर के साथ टॉप स्थान प्राप्त किया है, और तमाम जो बहुत सारे उसमें एनवायरमेंटल जो संकेतक हैं उसमें अच्छे हैं। दूसरे स्थान पर लग्जमबर्ग है, यूनाइटेड किंगडम तीसरे पर है, फिनलैंड चौथे पर है। अब एक सिंपल सी बात कि आखिर ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI है क्या। ये 2 साल में जारी होता है सूचकांक, और इसको 2002 में शुरू किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा पर्यावरण स्थिरता सूचकांक के नाम से। पहले नाम कुछ और था, बाद में इसको येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, इसके अलावा कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज इंफॉर्मेशन नेटवर्क, उसने जारी करना शुरू कर दिया सहयोग से ही, यानी किसके सहयोग से, तो विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से। ठीक है, तो ये 177 देशों की रैंकिंग करता है। इंडेक्स जो है ना, वो तेजी से कार्बन उत्सर्जन कम करने वाले जो देश हैं उनको टॉप पर रखता है, उन सब चीजों को देखता है। ठीक है, और उद्देश्य यही कि संयुक्त राष्ट्र के जो सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसके अलावा पेरिस जलवायु जो समझौता है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करना। अब देख लेते हैं कि टॉप 10 देश कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर देख रहे हैं आप, एस्टोनिया है। सेकंड स्थान किसके पास है, तो वो लग्जमबर्ग है। ठीक है, तीसरा है यूनाइटेड किंगडम, चौथा फिनलैंड है, पांचवा नीदरलैंड है, छठा जर्मनी है, सातवां फ्रांस है, आठवां नॉर्वे है, नौवां स्वीडन है, और 10th है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये यूरोपीय देश है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब जो देश है वो है। अब एस्टोनिया को देख लेते हैं, मैप के जरिए भी चीजों को समझना बहुत ही जरूरी होता है। तो प्यारा भारत है अपना, और अब चलते हैं यूरोप की ओर। ठीक है, यूरोप में भी जो उत्तरी यूरोप है, बाल्टिक क्षेत्र है, वहां का एक देश है। यहां पर आप कैसे देखेंगे, ये वाला जो देश है ना वो है एस्टोनिया, यहां पर जो देख रहे हैं आप। ठीक है, इसकी राजधानी टालिन है। क्या है? टालिन। राष्ट्रपति यहाँ के हैं अलार कासिर, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर क्रिस्टियन माइकल हैं। आबादी मात्र 13.5 लाख के आसपास है। भाषा यहाँ पर बोली जाती है एस्टोनियाई। मुद्रा यहाँ पर चलती है यूरो, यूरोपीय यूनियन का मेंबर है ये। और पड़ोसी देश इसके कौन कौन से हैं, इधर तो ये रशिया हो गया, और ये वाला जो देश देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये है लात्विया है। ठीक है, तो ये चीज समझिए। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं एक और। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2026 में भारत की रैंक क्या। अभी इंडिया की बात हो रही है। नंबर 1 तो आपने देख लिया एस्टोनिया,
और भारत का स्थान है 176, ठीक है, 176। टोटल जो रैंकिंग है ना 177 की है, यानी 177 की है। तो नीचे से एक ही पायदान बस ऊपर है। अभी 31 जुलाई को ये इंडेक्स जारी किया गया है। भारत का स्कोर ये है, बहुत ही खराब प्रदर्शन है पर्यावरण सूचकांक के क्षेत्र में। भारत को 22.46 स्कोर मिला है। दुनिया का दूसरा फिसड्डी देश एक तरह से है। 2024 में अगर बात करेंगे तो उस समय 176 स्थान उस समय भी था भारत का 24 में। खराब रैंकिंग की वजह क्या है? तो खराब वायु गुणवत्ता है, बायोडायवर्सिटी की कमी हो रही है, इकोसिस्टम, इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का जो बढ़ता उत्सर्जन है वो भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खराब ही स्थिति है, कुछ मामलों में बेहतर भी स्थिति है, जिससे जलवायु परिवर्तन और वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन रहा है। ओके, और ये है इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। और इस रिपोर्ट को लेकर भारत सरकार की आपत्तियां भी है, क्योंकि देखिए अब जितने भी ज्यादातर इंटरनेशनल जो इंडेक्स है उन सब पर भारत सरकार की आपत्तियां हैं। ज्यादातर इंडेक्स में भारत फिसड्डी देखने को मिलता है। कुछ में अच्छा होता है तो सरकार कहती है कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया है, हम देखो हम इस पोजीशन पे आ गए हैं। जब खराब है तो उनका कहना है कि ये सरकार का कि इसका जो मेथोलॉजी है यानी पद्धति है ईपीआई की, उसको मतलब वो गड़बड़ है। इसमें कहा गया कि सूचकांक के कई सारे संकेतक जो है ना अप्रमाणित धारणाओं और अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है। सूचकांक में ऐतिहासिक उत्सर्जन और प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को उचित महत्व नहीं दिया गया है। अब देश बड़ा है, आबादी इतनी सारी है, इतनी बड़ी है, तो कार्बन उत्सर्जन भी तो ज्यादा होगा ही। तो अगर हम प्रति व्यक्ति देखेंगे तो हम दुनिया में कम ही उत्सर्जन कर रहे हैं, लेकिन अगर एक देश को लेकर देखेंगे तो उत्सर्जन ज्यादा नजर आता है। तो इसको नजरअंदाज किया गया है प्रति व्यक्ति को। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? वुमेन डायरेक्टर जनरल। आंसर क्या होगा? वर्षा आलोक अगलवे नाम है इनका, वर्षा आलोक अगलवे। और ये न्यूज भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। देखिए पहली बार जब भी कुछ चीज होती है ना तो वो आपको याद रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नाम लिखा, बिकम फर्स्ट वुमेन जीएसआई डायरेक्टर जनरल इन 176 ईयर हिस्ट्री। इस संस्थान के 176 साल के इतिहास में पहली बार हुआ और वो 54वीं डीजी बनी है। किसका स्थान लिया है? असित साहा का स्थान लिया। असित साहा जो है ना बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों से वो इस पद पर थे। अब इनको नियुक्त किया गया है 2 साल के लिए इस पद पर। वर्षा के बारे में अगर कहें तो वो जीवाश्म विज्ञान की विशेषज्ञ हैं, भारतीय खान ब्यूरो में काम कर चुके हैं। उसके बाद फिर 1992 में जीएसआई से जुड़ी थी। जीएसआई की बात करेंगे जिसकी स्थापना हुई थी 1851 में, 1851 में। और ये भारत के जो भूवैज्ञानिक मानचित्रण है यानी जियोलॉजिकल जो मैपिंग है, इसके अलावा जो खनिज मूल्यांकन है, मिनरल रिसोर्स असेसमेंट है, इसके अलावा जियोलॉजिकल स्टडीज हैं, इन सब के लिए राष्ट्रीय संगठन के रूप में काम करता है। और ये किसके अंतर्गत है? किस मंत्रालय के? तो खान मंत्रालय के अंतर्गत है। क्लियर होगी बात? और अगला क्वेश्चन तो काफी इंपॉर्टेंट है। नौका है यानी वेसल है IASV त्रिवेणी, उससे समुद्र प्रदक्षिणा एक अभियान चलाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य की बात हो रही है यहां पर। आंसर क्या होगा इसका? इनमें से आंसर होगा बी वाला यानी त्रिसेवा यानी ट्राई सर्विस, महिला अधिकारियों का पहला विश्व परिक्रमा नौकायन। इस अभियान का नाम क्या था? इस अभियान का नाम जो है वो देखिए, मैं कुछ पॉइंट्स भी मैंने यहां पर दे दिया है। हाँ देखिए, अभियान का नाम समुद्र प्रदक्षिणा है, ये याद रखना है आपको। नौका क्या है? वेसल है IASV त्रिवेणी। IASV का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल, यानी भारतीय ये सेना का नौकायन पोत है। उपलब्धि यही हुई कि ट्राई सर्विस पहली बार महिला वैश्विक परिक्रमा किया गया है। ट्राई सर्विस का मतलब क्या हो? तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, उन तीनों की जो महिला अधिकारी हैं उन सब में 9 अधिकारी थे टोटल 314 दिनों की यात्रा हुई है
25,000 नॉटिकल माइल यानी समुद्री मील की ये दूरी की यात्रा की गई है। ये इस तरीके से ये यात्रा की गई है, भारत से निकले, पूरा इधर यहां गए और फिर इंटरनेशनल जो डे लाइन है उसको पार करते हुए फिर इधर से आए और वापस भारत की ओर। अब इसमें कहां कहां पहुंचे, सभी देशांतर जो रेखाएं हैं और भूमध्य रेखा को उसको 2 बार पार किया गया है। इंटरनेशनल डे टाइम को पार किया गया है। प्रमुख जो केप हैं अलग अलग जगहों पर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में केप ल्यूविन है, दक्षिण अमेरिका में है केप हॉर्न, और दक्षिण अमेरिका में केप हॉर्न हो गया, दक्षिण अफ्रीका में केप ऑफ गुड हो गया। तो इन सब को पार किया इस टीम ने। और ये वीडियो भी देख लीजिए, मैं आपको वो, एक तो ये त्रिवेणी है वेसल जो नाव है, और ये वीडियो देख लीजिए। इस तरीके से समुद्र में इतनी लंबी यात्रा की गई है। तीनों सेनाओं की जो महिला अधिकारी हैं सिर्फ वही थी, इसमें 9 महिला अधिकारी थी, और फिर बाद में जो राजनाथ सिंह हैं रक्षा मंत्री, उन्होंने इन सबको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निवारण संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस राष्ट्रीय प्रतीक को कानून संरक्षण प्रदान करने के लिए 1971 अधिनियम में संशोधन किया गया है? क्या होगा इसका आंसर? आंसर है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत में फर्क है, तो ध्यान रखिएगा। तो इस विधेयक का नाम क्या है? इस विधेयक का नाम है राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निवारण संशोधन विधेयक 2026। ठीक है। मूल संबद्ध अधिनियम क्या होगा? तो ये राष्ट्रीय सम्मान का अनादर अधिनियम, अनादर निवारण अधिनियम 1971 जो है ना, तो उसी में यह संशोधन किया गया है उस विधेयक के जरिए। मुख्य उद्देश्य यह है कि अधिनियम की धारा 3 जो है ना, यानी ये वाला जो अधिनियम है उसकी धारा 3 में जो उसको संशोधित किया गया है, और वंदे मातरम यानी राष्ट्रीय गीत को जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है। अब इसमें दंड का क्या प्रावधान है? तो देखिए, अगर जानबूझकर राष्ट्रीय गीत को यानी वंदे मातरम को रोकने या गा रही सभा को बाधित करने का प्रयास होता है तो वो अपराध होगा, और इसमें अधिकतम 3 वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकता है। और अगर पुनरावृत्ति हुई यानी दोबारा ऐसी गलती हुई तो न्यूनतम 1 वर्ष का तो कारावास होगा ही, अधिकतम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको कि 150वीं वर्षगांठ है राष्ट्रीय गीत की वंदे मातरम की। ये 150वीं जो वर्षगांठ थी नो 7 नवंबर 2025 को पूरी हुई। कब? 7 नवंबर 2025 को। और भारत सरकार ने वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष 2025 से 26 तक साल भर चलने वाली जो राष्ट्रव्यापी 150वीं वर्षगांठ समारोह है उसका आयोजन किया है। यानी ये वर्षगांठ जो मनाई जा रही है पूरे साल में, तो उसी के दौरान इस विधेयक को पारित किया गया है। ठीक है। वंदे मातरम के इतिहास के बारे में अगर कहेंगे तो एक तो रचयिता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। यह गीत पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। कब? याद रखिए यह डेट 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। और इसके बाद बंकिम चंद्र के प्रसिद्ध जो उपन्यास है ना आनंद मठ, उसमें शामिल किया गया था 1882 में उसी को। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान यानी जो बंगाल विभाजन हुआ था अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, उस दौरान औपनिवेशिक जो विरोध राष्ट्रवाद था उसका प्रतीक बना था। 1973 में जो कांग्रेस कार्य समिति थी उसमें प्रस्ताव रखा गया था, और राष्ट्रीय समारोह के दौरान इसके 2 छंदों को उपयोग की सलाह दी गई थी उस समय। और इसके सलाहकार थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनकी सलाह थी कि छंदों में विशिष्ट धार्मिक प्रतीकात्मकता है, और समर्थन दिया था, मतलब इसको रहना चाहिए, इसको गाना चाहिए। तो वो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इन सब के द्वारा सर्वसम्मति समर्थित किया गया था। बाद में जब आजादी मिली ना, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को
जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने घोषणा की कि वंदे मातरम को जन गण मन के समान सम्मान दिया जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद कमीशन प्राप्त करने वाले पहले अधिकारी किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन 31 जुलाई 2026 को हुआ? आंसर क्या होगा? जनरल विश्वनाथ शर्मा। और ये न्यूज भी आप देख रहे हैं, 71 वार में काफी काम किया था उन्होंने, और ये इनका फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो 76 ईयर के थे, भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल विश्वनाथ शर्मा, वीएन शर्मा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पालमपुर तहसील वहीं के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 28 जुलाई को। और ये जो दिवस है ना, प्राकृतिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, उसके महत्व, उसके बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से ये आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यानी इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या है? थीम है मूल निवासियों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। ये थीम में ध्यान दीजिएगा। पहले कुछ दशकों पहले तक ये मान्यता थी, जो नीति निर्माता थे वो सब ये सोचते थे कि बाघों का एक पूरा एक बनाए क्षेत्र और वहां से लोगों को हटाओ। बाद में ये हुआ कि नहीं, वहां के जो स्थानीय समुदाय है ना, उनके साथ मिलकर हमें बाघों को संरक्षित करना है, तो इसलिए ये वाली ये थीम है। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख के कितने विरासत स्थलों को जुलाई 2026 में संरक्षित स्मारक घोषित करने की मंजूरी दी गई है? तो 23। लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? विनय कुमार सक्सेना। तो उन्होंने ही 30 जुलाई को जम्मू और कश्मीर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारक घोषित किया है। ये कानून वहां भी अभी लागू है, अधिनियम। तो इसके तहत क्या है कि लद्दाख के जो शिलालेख समूह है, चट्टानों पर जो नक्काशी की गई है, प्राचीन गुफाएं हैं, मठ हैं, किले, महल, तो इन सबको शामिल किया गया है। इनमें से बहुत सारे जर्जर स्थिति में और नष्ट होने के का खतरा था, तो इनको अब ये संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है। इससे संरक्षण वहां का बेहतर हो सकेगा। तो 23 है अलग अलग, उन सबकी लिस्ट भी मैंने पीडीएफ में दे दिया है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 30 जुलाई को। और ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा घोषित है। 2011 में इसको घोषित किया, मतलब अपनाया गया था, और उसके बाद से ये हर साल आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? 30 जुलाई को। और इस बार की थीम क्या है? ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम, यानी घोटाले के जाल में फंस गया। ठीक है, तो इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ट्रैप्ड बिहाइंड स्कैम, मतलब घोटाला शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं हिंदी में अगर करेंगे तो, या धोखा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धोखे के जाल में फंस गया, क्योंकि ट्रैप कर लिया जाता है ना एक तरह से, धोखाधड़ी करके, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वगैरह होती है, तो ये है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। मिलते हैं कल फिर, और ताजा तरीन जो कंटेंट है वो जुलाई वाला, अगस्त वाला, वो सब फटाफट करेंगे, और बाकी जो बचे हुए वीकली मंथली है ना, वो सब भी जल्दी कवर हो जाएंगे आपके। ओके, और हर बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस टकराते हैं, उस तरह से इस बार ग्रुप डी में भी खूब सारे क्वेश्चंस टकराए हैं। उस पर स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।